नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, जयपुर में बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की जनसभा में एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। महिला सभा में अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पहले तो महिला को घुसने से रोका। किसी तरह महिला जनसभा में पहुंची और अपनी बात कहने लगी, लेकिन वहां मौजूद उनके स्टाफ ने महिला को धक्का मारकर बाहर कर दिया। यही नहीं, महिला की गोद में एक बच्चा भी था। धक्का मुक्की में महिला गिरते गिरते बची। सभा में हुई बदसलूकी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें आप। मंत्री ममता भूपेश की सभा में एक महिला पहुंची और उसके साथ बदसलूकी की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्का की गए। देखिए तस्वीरें जयपुर से आ रही हैं, जहां मंत्री ने नहीं सुनी महिला की फरियाद। उसके स्टाफ ने बदसलूकी महिला से की। महिला की गोद में बच्चा भी था, उसको धक्का भी दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। अब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। मंत्री ने नहीं सुनी महिला की फरियाद, ये सबसे बड़ा सवाल। जिस तरह से महिला वहां अपनी आपबीती सुनाने पहुंची थी, अपनी दिक्कत, अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, बल्कि उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। मंत्री ममता भूपेश को वो अपनी दुख भरी समस्या लेकर पहुंची थी, जिसका निदान वो चाहती थी, लेकिन उसके स्टाफ ने एक नहीं सुनी, बल्कि उस महिला को धक्के मारकर बाहर कर दिया। मंत्री ममता भूपेश कर रही थी जन सुनवाई। जयपुर में जन सुनवाई चल रही थी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो जन सुनवाई में उस महिला को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसकी एक नहीं सुनी गई। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी हैं। देखिए ये तस्वीरें आप। जनसभा में महिला के साथ धक्का मुक्की की गई। मंत्री ममता भूपेश कर रही थी जन सुनवाई और महिला की एक नहीं सुनी गई, क्योंकि मंत्री ममता भूपेश की जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उन्होंने उस महिला को धक्का मारकर बाहर निकाला। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर महेश शर्मा ने बताया कि मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि गुरुदेव हरिशंकर का जयपुर की पावन धरा पर आगमन हुआ। आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हैप्पीनेस में 5000 लोगों की उपस्थिति रही और उन सभी को गुरुदेव ने संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि किस तरीके से लोगों के जीवन में खुशियां, मुस्कुराहट आए। पहले गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही कि सभी को मौन रहना चाहिए। मौन रखने से हमारे अंदर की बहुत सारी क्वालिटीज बाहर आती हैं। तो हैप्पीनेस महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे श्री श्री रविशंकर। तस्वीर आप देखिए। रविशंकर ने प्रवचन भी दिए, लोगों को समझाया भी कि हैप्पीनेस महोत्सव में किस तरह से शिरकत करने वो पहुंचे और एसएमएस इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम फॉर द प्रिजनर्स। जब तक कुछ नहीं होता छोड़ कैसे सकते हो, और जब छोड़ते हो सब अपना हो ही जाता है, तब कोई पराया तो होते ही नहीं, रहता ही नहीं। दोनों चाहिए जीवन में, छोड़ना भी सीखना चाहिए और संभालना भी सीखना चाहिए। हम कब छोड़ते हैं? जब चीजें इतनी हो जाती है, अपने सिर के ऊपर हो जाता है, तब अरे हमसे नहीं होता, हम छोड़ देते, ये बोलते है ना। जरा सोचो, अपने ही मन के बारे में स्टडी करो। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि मौन अवश्य करना चाहिए सबको। उसमें सब उत्तर मिल जाता है। हाँ। Gurudev, I'm 25 years old now. For the next 25 years, what should I focus on, career or spirituality? Why you want to choose? You have to do both. ये ऐसा ही है कि तो बोलो मैं चाय पी लूं क्या समोसा खाओ? अरे भाई समोसा भी खाओ, चाय भी पी लो। इसमें क्यों चुनना क्यों है? इसमें दोनों तो साथ में कर सकते। इनफैक्ट दोनों होने से पूरक होता है एक दूसरे के। अपना करियर भी बनाओ, उसमें भी चलो और ये भी करो, ध्यान भी करो। नमस्कार। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जयपुर की धरा पर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आगमन हुआ है। और आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ हैप्पीनेस महोत्सव हो रहा है एसएमएस स्टेडियम में,
जहां पर करीबन 5000 लोगों की उपस्थिति में गुरुदेव ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। प्रश्न उत्तर लिए गए, कई संस्थाओं ने अपना MOU साइन किए गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसमें मणिपाल IAS स्कूल है, जिसमें और भी कई स्कूल्स हैं, मालवीय नगर है, ये सारी स्कूलों ने अपना MOU, इन यूनिवर्सिटीज़ ने MOU अपना साइन किया है इसमें। तो ये उद्देश्य यही था इस पूरे कार्यक्रम का कि लोगों के जीवन में कैसे खुशियाँ, मुस्कुराहट फैले। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही, सबको मौन रखना चाहिए। मौन रखने से हमारे अंदर की बहुत सारी क्वालिटीज़ बाहर आती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। नमस्कार, मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में एज अ फुल टाइम टीचर हूँ। धन्यवाद। Art of Living. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन की शुरुआत अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव ने राग बसंती से की। सुबह संगीत के ये प्रोग्राम फेस्टिवल और श्रोताओं के मूड को राइट पिच पर सेट करने का काम करते हैं। तीसरे दिन प्रोग्राम में अनामिका, नंद भारद्वाज, शेहान करुणा तिलक ने सभा बांधा और आपको बता दें इस मौके पर मोहम्मद रजाउल्ला ने भी रिपोर्ट ली। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा दिन है और यहां पर अलग अलग जगहों से जो युवतियां हैं वो यहां पर JLF का आनंद लेने के लिए पहुंची हैं। अलग अलग जो संस्कृति है वो यहां पर झलकती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन को बताना चाहूंगा, दिखाइए किस तरह से जो युवतियां इस JLF में शामिल होने के लिए पहुंची है वो अपने चेहरे पर अलग अलग तरह के जो टैटू हैं वो बनाकर यहाँ पर पहुंची है। ऐसे में ग्रुप आज JLF का आनंद लेने के लिए आया है। आइए इन लोगों से जानकारी दें। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और JLF को लेकर क्या कहेंगे? ओके, तो मेरा नाम सोना है, मैं हरियाणा से आई हूँ और ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। लाइक हर साल होता है, इट्स वेरी गुड फॉर लिटरेचर एंड एवरीथिंग एंड हमें बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे, इस टैटू का क्या मतलब है? मतलब जानना चाहेंगे कहाँ से आपने बनवाया, क्या आप उस बारे में बताइए। मैंने टैटू बेसिकली यहीं से बनवाया है और बहुत अच्छा लगा मेरे को। कंपैरेटिवली मैंने और भी टैटूज देखे, मेरे को काफ़ी मज़ा आया। कहाँ से आए आप? जयपुर के हैं या फिर कोई दूसरे? जयपुर के ही हैं। जयपुर के हैं। तो कुछ और युवतियाँ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, JLF को लेकर क्या कहेंगे आप? आज तीसरा दिन है। मेरा नाम रितिका मेहता है। मुझे JLF में आके बहुत अच्छा लगा। हमने काफ़ी सारे शोज़ और इवेंट्स अटेंड किए, जिसमें से एक आइसलाइट था, एक वुमेन इन वर्क के बारे में था। सारे शोज़ बेहद ही अच्छे लगे। सारे स्पीकर्स एंड ऑथर्स ने अपना बहुत ही वैल्यूबल ज्ञान हमको दिया एंड हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमने खूब मज़े किए। Food, photos, knowledge, everything is here in JLF. I enjoyed a lot and all my friends also. Thank you. आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना महामारी के एक लंबे अरसे के बाद में जिस तरह से यहाँ पर आयोजन हुआ, दुगुनी तुगुनी हमने देखा खुशियाँ चेहरों के लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, कोरोना महामारी के एक लंबे दौर के बाद में हम लोग बाहर निकले, उसके बाद में व्यापार भी काफी उरोस पर हुआ, आज जब आप JLF में आनंद लेने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे आप? आई थिंक यहाँ पे इतने टाइम के बाद हुआ है तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो गया है। तो लाइक इतने टाइम बाद में जब आप कोई इवेंट करते हो तो क्राउड का आना इज़ ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल थिंग। तो आई थिंक हाँ, कोरोना के बाद जब ये हुआ है तो फिर ये बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है इसकी और मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेसिफिकली आई लाइक द शो विच नेम्ड लता जी। वो बहुत अच्छा था। उसमें गुलजार साहब ने बहुत सारी अपनी नॉलेज शेयर करी, एक्सपीरियंसेस शेयर किए लता जी के साथ में एंड एवरीथिंग वाज नाइस एंड बेसिकली लाइक आइसलाइट वाज आल्सो वेरी गुड। पोम्स वगैरह, बुक स्टोर भी बहुत अच्छा है यहाँ का। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर लेखक आज पहुंचे हैं और 3 दिनों से लगातार जारी है, कोई ऐसी बात जो आपने अपने जहन में बिठाई हो जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भुलाएं, ऐसा कुछ मैसेज, कुछ संदेश युवाओं के लिए? एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एक रंजीत सर आए थे। रंजीत सर ने बोला था कि अभी जो यूथ है वो यूथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना चाह रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा यूथ बहुत सारा ये सब चीज़ें जान रहा है, पहचान रहा है, लिटरेचर को जानना चाह रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि थर्ड जनरेशन इज़ द वेरी बेस्ट जनरेशन। वो चीज़ें जानना चाह रही है, मिथोलॉजी को लेकर के, हर चीज़ को लेकर। मिला के ये कह सकते हैं युवाओं के चेहरे पर इस JLF से काफी खुशी मिल रही है। हाँ जी। बिल्कुल
बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में राजस्थान, जयपुर और हरियाणा की कुछ युवतियां जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जेएलएफ में यहाँ पर आनंद लेने के लिए पहुंची है। बहरहाल आज तीसरा दिन है और काफी ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जेएलएफ का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ से जिस तरह से युवाओं से बात की हमने, तो इन लोगों का यही कहना है कि जो लेखक यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम लोगों को काफी ज्यादा सीखने को मिल रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए जयपुर ब्रांच और आईएमए स्टेट ब्रांच ने सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि अभी तक ये संघर्ष जयपुर से चल रहा था, मगर अब हमने ये फैसला लिया है कि इस आंदोलन को पूरे राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। तक ये संघर्ष जयपुर से चल रहा था और ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार इस बारे में थोड़ी निष्ठुरता ही दिखा रही है। कल माननीय चिकित्सा मंत्री का जो स्टेटमेंट था वो आप सबने सुना है, आपने लिखा है, पढ़ा है। वो हमारे लिए बहुत ही एक शोचनीय विषय है कि ये कैसा स्टेटमेंट चिकित्सा मंत्री दे रहे हैं डॉक्टरों के लिए, जो कि हेल्थ के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं। तो इसलिए हमको ये वापस से कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट ब्रांच ने ये फैसला लिया कि इसमें अब पूरे राजस्थान तक इसको पहुंचाया जाएगा आंदोलन को। जयपुर से संघर्ष था, आईएमए जयपुर साथ में जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उपचार, मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, जार्ड और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया और जो भी समस्त संस्थाएं, आरएमसीटीए, मेक्टर, सब हमारे चिकित्सा संगठन में कोई भेदभाव नहीं है। सब चिकित्सक हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट सेक्टर से हों। तो सबने मिलकर ये मीटिंग हुई और गोष्ठी में ये फैसला किया गया कि इसको अब पूरे राजस्थान तक फैलाया जाएगा और उसी के तहत एक सांकेतिक हड़ताल कल रखी गई है प्रातः 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। इसमें ये देखते हुए कि जन जो है उनको तकलीफ ना हो ज़्यादा, तो इमरजेंसी ड्यूटीज को अभी अलग रखा गया है। भगवान ना करे ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाएगी फ्यूचर में, अगर सरकार अपनी इस तरह की निष्ठुरता को बरकरार रखती है तो फिर उस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। अभी इसको सांकेतिक हड़ताल है, पर यह सरकार को समझना होगा कि ये जो धुआं उठ रहा है ये कोई बहुत बड़ी ज्वाला या आग में कन्वर्ट ना हो जाए। जयपुर में सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की इस चौथी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 500 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सक एवं वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आदि देशों से शामिल हुए कैंसर विशेषज्ञों ने संबोधित किया। आयोजन समिति के चेयरमैन तथा महात्मा गांधी अस्पताल के कैंसर विभाग के प्रमुख डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि पहले दिन 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें कैंसर की विस्तृत जांचों के जरिए उपचार की सफलता दर के बढ़ने जैसी बात सामने आई। कैंसर की जांच के आधुनिकतम तरीके, एनजीएस एवं पीसीआर टेक्निक के साथ ही इम्यूनोथेरेपी और चर्चा हुई कई चीजों पर। सभी ने इम्यूनोथेरेपी को कारगर और सफल बताया। इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी सत्र में आयुर्वेद और एलोपैथी की भागीदारी से उपचार को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई है। इससे अधिक सफल तथा कम खर्च में उपचार किया जा सकेगा। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने यह भी बताया कि कैंसर के चुनिंदा मरीजों में इम्यूनोथेरेपी काफी कारगर हो सकती है और भारत में लो डोज इम्यूनोथेरेपी भी उपयोगी बताई गई है। डॉक्टर ललित मोहन शर्मा और अजय यादव ने भी बताया कि क्लिनिकल ट्रायल में आयुर्वेद दवाओं के प्रयोग से अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। डॉक्टर ज्योति ने भी बताया कि सीआरटी सेल थेरेपी ट्रायल आईआईएमटी और मुंबई के साथ मिलकर शुरू की गई आरंभिक परिणाम काफी उत्साहजनक था। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार ने बताया कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रिसर्च में अग्रणी है और कैंसर चिकित्सा की आधुनिकतम जांच और इलाज की सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। डॉक्टर सुधीर सचदेव ने बताया कि कैंसर के बचाव हेतु विश्वविद्यालय के सदस्यों द्वारा आम जनता में जाकर स्वस्थ जीवन शैली और जल्द अवस्था में कैंसर बचाव के तरीके बताए जाते हैं। डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने यह भी बताया कि कैंसर का बचाव भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इम्यूनोथेरेपी इलाज एडवांस स्टेज में भी काफी कारगर है और विज्ञान निरंतर कार्यरत की लो डोज इम्यूनोथेरेपी से कैंसर इलाज में संभव है। और
और कल से अभी आज हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी जो हमारी नई पद्धति है कैंसर के ट्रीटमेंट की, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कम से कम 12 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमारी कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए जुड़े हैं और 50 से 60 जो नेशनल फैकल्टी है वो इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और 300 लोग करीब रजिस्टर्ड हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए और 300 करीब और 300 से 400 ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। और जो एडवांसेस इन इम्यूनोथेरेपी हुई हैं पिछले एक दशक में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ इंडियन डेटा डिस्कस करेंगे, कोई 50 पेपर्स भी इसमें हमारे यंग रिसर्चर्स ने प्रेजेंट किए। इस कॉन्फ्रेंस की एक खास बात यह है कि क्लिनिशियंस के अलावा, मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट के अलावा, जो कैंसर के फील्ड में बेसिक रिसर्च करते हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं और इंडियन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, ये हमारे रिलैप्स ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज में बहुत कारगर इलाज है, जो वो डेवलप किया है, वो दोनों साइंटिस्ट, एक आईआईटी बॉम्बे से और एक टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे से, दोनों जने यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं और आज आफ्टरनून में उनका सेशन भी है। अप्रैल और मई में होने वाली पोलो लीग को लेकर राजस्थान पोलो क्लब में तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान पोलो क्लब के सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बताया कि ये लीग अप्रैल और मई में कराई जा रही है। पोलो लीग के आयोजन को लेकर हम सभी को बेहद खुशी है। पोलो प्लेयर्स में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पोलो लीग सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इस लीग के होने से हमें लगता है कि पोलो जगह जगह, घर घर तक पहुंचेगा। कई लोग इससे जुड़ेंगे क्योंकि ये छोटा फॉर्मेट है। पोलो क्लब के सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बताया कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिस तरीके से 2020 मैच में कई लोकल यंगस्टर्स को, बॉयज को मौका मिलता है, उसी तरीके से हमें भी ये उम्मीद है कि हमारे यंगस्टर्स को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो पोलो लीग हुई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। पूरा पोलो जगत, जो पोलो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत उत्साहित है और हम लोग ये पोलो लीग सक्सेस हो, हम लोग, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। इस लीग के होने से हमको लगता है कि पोलो हर जगह जगह पे पहुंच सकता है, पूरी पब्लिक के साथ में होगा, बिकॉज ये छोटा फॉर्मेट है, जैसे 2020 फॉर्मेट के लिए है। तो इसमें ये फास्ट भी होएगा, टेलीविज़न में भी कवर करने में इजी होएगा। तो उससे हमारे को जनता को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमारे को लगता है कि ज़्यादा जनता पोलो के साथ में जुड़ेगी। सर, कब से कब तक ये लीग करा है? ये अप्रैल और मई के अंदर है और ये उसमें क्या है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे 2020 में काफ़ी लोकल बॉयज़ को काफ़ी मौका मिलता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ में खेलने का। तो मेरे को उम्मीद है कि इसमें भी यही हमारे को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को अपना प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे ये अपना गेम दिखा पाएंगे। गहलोत सरकार की तरफ से अगले महीने में बजट पेश किया जाएगा और इस बजट को लेकर जहां हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस के जवान भी ग्रेड पे 3600 होने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस के जवानों की इन मांगों को रिटायर्ड अधिकारी ने भी जायज बताया है। रिटायर्ड आईपीएस हैदर जैदी का कहना है कि सर्दी, गर्मी, बरसात में जवान सड़क पर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इन लोगों की मांगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जयपुर पुलिस के जवानों को बजट में उम्मीद है कि उनका ग्रेड पे 3600 होने की पूरी उम्मीद अब वो जता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है रिटायर्ड आईपीएस हैदर अली जैदी साहब। जैदी साहब, जिस तरह से ये देखा जाए कि ग्रेड पे 3600 रुपए की करने की मांग की जा रही है जवानों की तरफ से, किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, शुक्रिया रजा यहाँ आने के लिए। मेरा ये मानना है कि
कांस्टेबल्स का मैंने जब सर्विस शुरू की उससे लेकर आज तक काफ़ी इनकी पे में पर्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सरकार ने बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि पुलिस के वर्क में, ख़ासतौर से कांस्टेबल के वर्क में काफ़ी स्पेशलाइजेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। पहले पुलिस के कांस्टेबल का काम जो था वो गश्त करना होता था या एक एलसी का होता था, स्टेनो का होता था, लेकिन अब उसके काम कई तरह के, वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, वो एक स्टेनो भी है, वो माफिया को भी पकड़ता है, वो ट्रैफिक की ड्यूटी भी करता है, और कई प्रकार के स्पेशलाइजेशन पुलिस के काम में हो गए। तो मेरा मानना यह है कि कांस्टेबल को नहीं रख के कई तरह की जो है उसमें स्पेशलाइज भर्ती होनी चाहिए, और जितनी स्पेशलाइजेशन हो उसी हिसाब से उसका पे का ग्रेडेशन होना चाहिए। इधर भाई जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर जगह पर जवान काफी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी अंजाम देते हुए नजर आते हैं। बाकायदा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी भी उन्होंने तारीफ की थी। तो मांगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो जो मांगे कांस्टेबल्स की या फिर हेड कांस्टेबल की, पुलिस की जो भी मांग उस तरफ। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। पुलिस जो है वो रीढ़ की हड्डी है समाज की, और अगर पुलिस को अगर सही पे स्केल दी जाएंगी, पर्स दिए जाएंगे, तो उससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, और उससे उनका जो दिल है, एक जो काम करते हैं वो अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह काम कर सकेंगे। और मेरा मानना यह है कि ज़रूर इस बार इस और ध्यान दिया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, राजस्थान सरकार का अगले महीने में बजट आने वाला है, पुलिस की किस मांग की तरफ सबसे पहले सरकार को तवज्जो देनी चाहिए? आप किस नजरिए से देखते हैं इसकी? क्योंकि पुलिस के अंदर हम देखें तो काफी व्हीकल की भी थोड़ी बहुत कमी है, नफरी की भी कमी है। किस चीज की मानते हैं कि सरकार को जो बजट आ रहा है फरवरी के महीने में वो ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? पुलिस का वर्क जितना समाज प्रोग्रेस करेगा उतना पुलिस का काम भी बढ़ेगा। देखिए, ये पुलिस और जो सोसाइटी है उसका एक बहुत गहरा रिश्ता है। उसी प्रकार से क्राइम भी बढ़ता है, जिस जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। और हम जितना पुलिस को एम्पावर करेंगे, जितना पुलिस के लिए रिसोर्सेज देंगे, उतना ही हम क्राइम को काबू में कर पाएंगे, और उतना ही समाज जो है वो बेहतर डेवलपमेंट के लिए तैयार हो पाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में रिटायर्ड आईपीएस हैदर अली जैदी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पुलिस का डेवलपमेंट हो सकता है, और जो मांग है उस मांग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह। खबर राजधानी जयपुर के सांगानेर से है, जहां दिगंबर जैन मंदिर ठोलियान में एक अलग नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, मंदिर के भूगर्भ से 500 सालों से प्राचीन 119 आतिशकारी प्रतिमाएं निकली। करीब 15 फीट अंदर से मूर्तियां बाहर आईं। आचार्य सुनील सागर ने नियम की पालना के साथ आतिशयकारी जिन बिंबों को गर्भगृह से बाहर निकाला, मंत्रोच्चार के साथ विराजमान किया, और इस दौरान बड़ी संख्या में आए भक्तों ने इस दृश्य को अपने फोन में कैद कर लिया। और जानकारी के अनुसार प्रतिमाओं को भूगर्भ से आचार्य सुनील सागर और मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बाहर लाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।